लेक्चर आज हम फिर से आ चुके हैं दोबारा वही अभी वीडियो लेक्चर एंड किया। अब दूसरा वीडियो लेक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 और 4 चेंजिंग आवर अर्थ एंड 4th चैप्टर आपका ईयर है। ठीक है, तो ये चैप्टर ये आपका जियोग्राफी का चैप्टर है। ये आपका जियोग्राफी का चैप्टर है, तो जियोग्राफी का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो आवर चेंजिंग अर्थ में हम देखने वाले हैं लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट आपको द अर्थ की जो अर्थ का जो क्रस्ट है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल प्लेट्स दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट। और वो जो सरफेस है वो रिजिड सरफेस है और इररेगुलर सरफेस ऑफ स्लैब्स है। ठीक है, तो उसको आप इतना बोल सकते हो वो बहुत धीरे मूव करता है। ठीक है, धीरे क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके अंदर मोल्टन मैग्मा है। क्या है? मोल्टन मैग्मा। बिकॉज ऑफ मोल्टन मैग्मा वो जो प्लेट्स है वो धीरे मूव करती है, मिलीमीटर जो है पर ईयर मूव करती है वो। ठीक है, और अब इसमें एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या दी गई है? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है? दैट्स वर्क इनसाइड द अर्थ, दैट्स एक्ट इनसाइड द अर्थ। ठीक है, और एक्सोजेनिक क्या होता है? जो अर्थ के क्रस्ट पे वर्क करता है, दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये समझ आ गया इसकी डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन अवश्य एग्जाम में आएगा, इसको रेडी कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ मूवमेंट क्या दिया गया आपको? अर्थ मूवमेंट में आपको एंडोजेनिक दिया गया और एक्सोजेनिक दिया गया। क्या दिया गया? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, आप अपनी बुक में देखो। ठीक है, पहले आपका अर्थ मूवमेंट है। ठीक है, क्या है? अर्थ मूवमेंट। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत लंबा थोड़ा चैप्टर है, आपको थोड़ी शॉर्ट में बता दूं, इसलिए आपको ये ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि आपको ये रिवीजन है, पर आपको ये जल्दी जल्दी पढ़ाने से आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस एक बार रिवाइज करना, एक वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लेना। अगर ज्यादा फास्ट हो तो इस वीडियो लेक्चर को आप स्लो करके देख सकते हो। ठीक है, स्लो का मोड वहाँ पे साइड में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका एंडोजेनिक उसके बाद एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक में आप क्या मान लो? एंडोजेनिक में दो टाइप के फोर्सेस वर्क करते हैं। पहला सडन फोर्सेस, यानी अचानक सडन फोर्सेस, कोई चीज अचानक हो जाए उसे क्या बोलते हैं? सडन फोर्सेस। और दूसरा क्या होता है? डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? इसमें एक चीज होती है बस, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स। तो ये आपके इसके अंदर आता है। उसके बाद सडन फोर्सेस के अंदर आपका क्या आता है? पहले आपका अर्थक्वेक ले लो। अर्थक्वेक जब आपकी जमीन हिलती है। जमीन कैसे हिलती है? जमीन हिलती है आपकी, अब वो बताऊंगा जमीन कैसे आगे हिलती है। ठीक है, पहले ये हो गया अर्थक्वेक। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी जब फटता है, वोल्केनो इरप्शन, तो आपका सडन चेंज है। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, हिंदी में बोले तो भूस्खलन है, जमीन जब खिसक के नीचे गिरती है। ऊपर की जमीन है, ऊपर पानी पड़ा और बहुत सारी हवा चली तो जमीन नीचे आ गई और आधी जमीन कटी हुई मिली, इसलिए पहाड़ों पर ज्यादातर लैंडस्लाइड होते हैं। ठीक है, क्या होता है? लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन होता है। ठीक है, भूस्खलन जैसी आपदाएं आती है। ठीक है, तो आपके अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड और इसमें बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एक आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे हैं, 4 है। रिवर विंड, सी वेव्स है आपकी। एंड नेक्स्ट आपका क्या है? ग्लेशियर्स। बड़ा सिंपल है, ग्लेशियर्स। तो ये टॉपिक आपको दिया गया। एक्सोजेनिक में आपको इतना दिया गया है, एंडोजेनिक में इतना दिया गया है। तो इसको एक बार पढ़ के चले जाओगे, डायग्राम आपका आ जाएगा, 5 या 4 मार्क्स का लगभग आ जाएगा। 5 या 4 मार्क्स आपके सिक्योर होने वाले हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, मेरे तो एग्जाम में आते थे 20 मार्क्स के, और अभी भी आते हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यू। 20 मार्क्स के एमसीक्यू में कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता है। सिलेबस पूरा दिया गया है और एसएसटी का सबसे लेंथी सिलेबस होता है। 3 दिन आपको मिले होंगे। अभी G20 की मीटिंग है, 2 दिन अभी हो गया, एक संडे का आज का दिन हो गया, 4 दिन हो गए। तो इसमें क्या करो, आपका जो एसएसटी जैसा लेंथी सब्जेक्ट है ना, पहले उसको खींचो, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक दिन में ज्योग्राफी करो, एक दिन में हिस्ट्री करो, एक दिन में सिविक कर दो, 2 दिन हिस्ट्री को दे दोगे, हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट था, ये खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं वोल्केनो कैसे काम करता है, यानी आपका
ज्वालामुखी वो कैसे फटता है। तो पहले आपके पास ये 2 ट्राइंगल लोगे, 2 ट्राइंगल से बनेगा, ठीक है। उसके नीचे का बनाना है थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। मान लो ऐसे ले लो। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में सबको अपनी ड्राइंग अच्छी करनी होगी, क्योंकि अगर ये अच्छी नहीं हो ड्राइंग इस समय आपकी, तो एग्जाम टाइम में ये ड्राइंग के भी आपके आधे मार्क्स कट जाएंगे, भले सारा किया हो, 1-2 मार्क्स तो कटते ही हैं इसके। तो इसको बचाने के लिए ड्राइंग थोड़ी अच्छी रखो अपनी। इस चीज़ों में बस क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को, क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो और क्या समझाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गैसेस एंड ऐश आता है, ठीक है, गैस और ऐश, ठीक है, रिलीज होता है ऊपर। नीचे का हिस्सा क्या है, नीचे का आपका ये मैग्मा चैम्बर, क्या है, मैग्मा चैम्बर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपका जो है ऊपर का हिस्सा, ये आपका क्या है, क्रस्ट है, यहाँ से जमीन शुरू होती है, ठीक है। इसके नीचे जमीन का गड्ढा है, लेकिन यहाँ से जमीन शुरू होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये बताएगा इसके नीचे ये मेंटल है, मेंटल दिमाग रूप से पागल नहीं, मेंटल, ठीक है, जो बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया, यहाँ से एक और निकलता है, देखो ये लावा, ठीक है, यहाँ पे निकल के इसके ऊपर आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, लावा। यहाँ से भी मान लो तोड़ दो, यहाँ से भी लावा बाहर की तरफ थोड़ा बहुत ऐसे आ जाता है, ठीक है, तो उसके सरफेस पे आता है, ठीक है। तो ये लावा आपका हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, इसका ऊपर का, सबसे ऊपर का क्या हो गया, सबसे ऊपर का आपका हो गया क्रेटर, क्या हो गया, क्रेटर। और जहां तक इसका आपका लावा हो गया, जहां तक आपका लावा हो गया, दैट इज वेंट। वेंट क्या होगी, ओपनिंग होगी, जहां से आपका लावा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये पूरा डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो आपके 3 से 4-5 मार्क्स आपके पक्के हैं, इसमें मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वोल्केनो की डेफिनेशन देख लो। वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच molten magma erupts suddenly। इसको क्या लिखोगे, volcano is a vent through which of the earth crust through which molten magma erupts suddenly। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरिटीज इसकी क्या हो, सिमिलरिटी when the lithosphere plates move the surface of the earth vibrate, ठीक है। अर्थ का जो लिथोस्फीयर प्लेट जो है मूव करता है तो वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो वही वाइब्रेशन जो होती है उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। जब दोनों प्लेट्स के बीच में वाइब्रेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। प्लेस इन द क्रस्ट वेयर दिस मूवमेंट स्टार्ट्स, यानी जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट होती है दोनों प्लेट्स के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, बीच का पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं बनाऊंगा नहीं, टाइम हमारा वेस्ट होगा, मैं बता देता हूँ। फोकस पॉइंट होता है और जहाँ से ऐसी लाइन जाती है, पूरी ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, वो आपकी प्लेट्स की बाउंड्री होती है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है उस एपिक सेंटर होता है। उसके बाद इधर जो आपके राइट हैंड साइड में होता है सेमिसिक होता है, ठीक है, सेमिसिक उसे बोलते हैं, ठीक है, जो आपके राइट हैंड साइड में होता है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया आपका, ठीक है। और आपके यहाँ पे वेव्स जाती हैं, ठीक है, पी वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल पी वेव्स नाम बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे बढ़ोगे बड़ी क्लास में। एस वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है, जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है ना उसके इधर जो वेव इस साइड आ रही है वो एस वेव होती है। और जो एल वेव होती है ना, एल वेव सबसे खतरनाक वेव होती है, ठीक है। पी वेव, एस वेव एंड एल वेव बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एग्जाम में बोल क्या रहा है, अब कहना क्या चाह रहा है, उसके आगे उसका सेंटेंस का मतलब क्या है, फिर आंसर देना, ठीक है। एल वेव को आप सरफेस वेव भी बोल सकते हो, जो ऊपर की वेव होती है, या हाई वेव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो या बोल सकते हो उसको, ठीक है। इसके बोला है, इसके बारे में आप हाईली स्टडी कर सकते हो इंसाइक्लोपीडिया में, ठीक है। और आपको जो है ये सारी चीजें बताएगी कि अर्थक्वेक के बारे में हम मनुष्य को कैसे पता चलता है, अर्थक्वेक आ रहा है कैसे पता चलेगा। पहले 2 रीजन आप एनिमल के थ्रू, एनिमल स्टडी से पता चलेगा। पहले आप क्या देखोगे, मछलियां एजिटेटेड हो जाएंगी। एजिटेटेड का मतलब मछलियां परेशान हो जाएंगी, उत्तेजित होने लगेंगी, ठीक है। सांप जो है जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगेंगे,
जब सांप जमीन के अंदर से बाहर निकलने लगे, मछलियां जो है उछल कूद करने लगे, उत्तेजित होने लगे, उसका मतलब साफ है कि अर्थक्वेक आने वाली है, यानी भूकंप आने वाला है। ठीक है, और आपको दिखाया कि अर्थक्वेक को मेजर करने की जो मशीन होती है वो सिस्मोग्राफ होती है, सिस्मोग्राफ होती है। और उसको मेजर करने की जो मशीन होती है, उसको जो मैग्नीट्यूड उसकी मेजर करती है वो रिक्टर स्केल पे मेजर होता है। अगर 5.0 आता है तो वो 5.0 के नीचे आता है तो वो नहीं, सॉरी 2.0 के नीचे आता है आपका तो ठीक है। ठीक है, अर्थक्वेक ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा। 5.0 आता है, उससे ज़्यादा तो डिस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत होगा, सामान टूटेगा फूटेगा। उससे ऊपर आता है 6 का आता है और 6 और 7 का आता है तो मेजर डिस्ट्रक्शन होंगे, घर टूटने, सामान गिरने, सब कुछ फूटने, धरती हिलने के भी चांसेस होते हैं। अगर रिक्टर स्केल पे ऐसा आता है तो 6.0 और 7.0 अगर इतना आता है ना तो ये बहुत डेंजरस होता है। इससे ज़्यादा कभी आया नहीं है, यही लास्ट है, अभी तक तो आया नहीं है, इतना बहुत मैक्सिमम होता है। ठीक है, मेजर डिस्ट्रक्शन के लिए अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आना है, कैसे बचें? सबसे एकदम सुरक्षित जगह देखो। सुरक्षित जगह क्या होती है? आपके जो ऊपर टेबल है, टेबल के नीचे छुप जाओ, या बेड है, बेड के नीचे छुप जाओ, कुर्सी है, कुर्सी के नीचे छुप जाओ, तो इससे आप बच सकते हो। ठीक है, और आपको अगर इससे किन चीजों से आपको दूर जाना चाहिए? फायर, यानी जहाँ आग वाली जगह है और जहाँ आपकी ऐसे चिमनी है, यहाँ पे मान लो जहाँ से धुआं बाहर निकलता है ना, वैसी जगह पे आपको उससे दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, यानी आपके परिवार में जितने लोग हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार, सबको आपको बता देना है कि भूकंप आ चुका है, ताकि सब सेफ हो जाए। तो ये 3 चीजें आप कर लोगे तो आप बच सकते हो। ठीक है, मेजर लैंडफॉर्म आपकी कैसे बनती है, लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होता है? तो वेदरिंग और इरोजन एक प्रोसेस में ओरली बता रहा हूँ, आप लिखते जाओ। वेदरिंग और इरोजन एक प्रोसेस होता है। वेदरिंग क्या होता है? कोई चीज टूटी गिरी दूसरी जगह आ गई तो वहां से एक लैंडफॉर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और इरोजन भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है। इरोजन में क्या होता है? वेयरिंग अब यहाँ से टूट के गिर के बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एंड आइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इरोजन। ठीक है, वो आप इरोजन बोल सकते हो। वर्क ऑफ रिवर, रिवर का काम क्या होता है? वाटरफॉल आपका कैसे फॉर्म होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लो कि हार्ड रॉक है और नीचे सॉफ्ट रॉक है। एक बार डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ना तो दिमाग में ज्यादा घुसेगा। ठीक है, ऐसे नहीं घुसेगा। ऐसे खाली बैठे हैं जो लोग, बिल्कुल खाली ना बैठो, कॉपी निकाल लो फटाफट, समझ आएगा तभी। ये मान लो ये आपकी सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है, और ये आपकी क्या है? हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है। और यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, और यहाँ पे पूरी आपकी सॉफ्ट रॉक है। मान लो कि पानी सीधे जाता है क्योंकि वो हार्ड रॉक है, क्योंकि वो मोटी परत है, उसको तोड़ नहीं सकता पानी। लेकिन जो मान लो मिट्टी है, ऐसी मिट्टी जो गीली तुरंत रह जाए तो सीधा जाएगा पानी, और मिट्टी गिरने लगी, सॉफ्ट होगी तो पूरा मिट्टी नीचे धंसाते जाएगा। और ऐसे ही झीलों का निर्माण होता है, वाटरफॉल का निर्माण होता है। ऐसी वाटरफॉल बनती है तो नेचुरली उसका फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल पढ़ लिया, कैसे फॉर्म होती है, एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स से क्वेश्चन। ठीक है, मीडिएटर्स क्या होते हैं? मीडिएशन क्या होते हैं? मान लो वाटर आपका जा रहा है, मान लो ऊपर 2 पहाड़ ले लो, 2 पहाड़ ले लो, 2 पहाड़ से पानी आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। नीचे आते हैं पानी ना प्रेशर में आता है। कैसे आता है? प्रेशर में। मान लो अपने सिर पे पानी गिरा लो, ठीक है, सिर पे पानी गिरा लो, पानी कैसे आएगा? प्रेशर में आएगा ना। मान लो 3 लोग आपके ऊपर खड़े हैं, ठीक है, उनके सिर पे पानी गिरा दो, वो पानी बहुत तेज नीचे आने वाला है। वैसे ही पहाड़ों से होता है, ऊपर से जो ग्लेशियर पिघलते हैं वो बहुत तेज नीचे आते हैं, और जैसे वो नीचे आते हैं प्लेन्स उन्हें धीरा कर देता है। जैसे धीरे होते हैं तो ऐसे घूम जाते हैं, देखो ऐसे घूम जाते हैं, और जैसे ये घूमते हैं ना, इसी को मीडिएटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिएटर। उसके बाद ऑक्सबो क्या होता है? मान लो ये मीडिएटर है, और यहाँ से मान लो कि यहाँ पे जो है सेडिमेंट, मान लो वो जो है ना ऊपर से आ रहा है, पता है सेडिमेंट भी लेके आता है। तो सेडिमेंट जब लेके आ रहा है ना, तो सेडिमेंट इधर पे डिपॉजिट कर रहा है, और इस सेडिमेंट ने अगर इसका एरिया ब्लॉक कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो ये कुछ दूसरा, इट फाउंड मे बी अनदर वे टू ट्रेवल, दूसरा रास्ता खोजेगा ये। ठीक है,
इतना इतना जो है इसका पूरा रास्ता बन जाएगा और ये जो है ये अलग हो जाएगा और इसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है, ये अलग हो जाते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्या है? फ्लड प्लेन्स। मान लो इतना एरिया है, ठीक है, बारिश आई, ठीक है, इतना एरिया पहले उतना है, उसके बैंक से जो बैंक होता है ना, बैंक क्या होता है? बैंक यानी पहले का पानी जितना है उस तरफ उतना हो गया, इतना ज्यादा हो गया तो फैल के इतना हो गया पूरा, उसके बैंक से वो ओवरफ्लो कर गया और एरिया अपना बढ़ा लिया। ठीक है, तो इतने एरिया में वो अपना सेडिमेंट जो है ना वो इधर भी डिपॉजिट करेगा, इधर भी डिपॉजिट कर पाएगा। यानी एरिया मान लो कि आप खड़े हो, आप मान लो आप लिक्विड हो, लिक्विड के ऊपर पानी डाल दो, आपके ऊपर पानी डाल दो तो आप फैल जाओगे, लिक्विड हो तो फैल जाओगे, फैल जाके थोड़ा दूर जाओगे और जब दूर जाओगे तो आप अपना एरिया इंक्रीज कर लोगे, सरफेस एरिया इंक्रीज कर लोगे। तो वैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और लास्ट में अपना सेडिमेंट्स डिपॉजिट करता है और जो सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट करता है उस सेडिमेंट्स को हम बोलते हैं लीव्स। उस सेडिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लीव्स। ठीक है, लीव्स LEVEES। तो अब हम शुरू करते हैं। एकदम हमारा उतना हो गया था। डेल्टा, डेल्टा क्या होता है आपका? मान लो कोई भी आपका पानी ऊपर से आ रहा है, आने के बाद बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाता है, यानी एक नदी से बहुत सारी नदी बनती है, एक नदी से बहुत सारी नदी बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं? आपका ट्रिब्यूटरी, यानी डिस्ट्रीब्यूटरी, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी हुआ है और उसी को मिलके वो डेल्टा फॉर्म करता है। डेल्टा मैथ में भी पढ़ोगे आगे जाके 9th-10th में, डेल्टा भी ऐसा आप पढ़ोगे आगे, साइंस में भी उसका यूज आएगा, लेकिन अभी ज्योग्राफी में डेल्टा है जो कि ऐसे आगे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इंडिया का अगर मैं पूछूं इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, यानी इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो गैंगस ब्रह्मपुत्र, यानी कि आपका सुंदरबन डेल्टा है ना, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे इंडिया का। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का बोलूं तो गैंगस डेल्टा ही है। ठीक है, गैंगस डेल्टा। ओके, और वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का वर्क क्या होता है? हमने पढ़ा लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, हमने पढ़ा वाटरफॉल कैसे फॉर्म होते हैं और सारी चीजें। अब सी वेव्स का जो काम होता है वो क्या होता है? इरोजन एंड डिपोजिशन उसका काम होता है। इरोजन यानी कोई चीज टूटी, इधर लाई, डिपोजिट कर दी, ठीक है, तो वही होता है उसका काम। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मान लो सी वेव्स क्या कर रही है? मान लो पानी है, आपके घर में होगा पानी और पानी के नीचे मान लो आपके घर में या फिर आपने गांव में देखा होगा, गांव में क्या होता है? पानी होता है, पानी की जगह और उसके नीचे पत्थर रखा जाता है। तो पानी जब ऑन करते हो ना, पानी जब खोलते हो तो पत्थर पे पानी गिरता रहता है और एक दिन यानी 2-3 साल में क्या होता है कि पानी ना उस पत्थर के अंदर छेद कर देता है, क्योंकि पानी अल्टीमेटली बार बार उसके ऊपर गिरे जा रहा है। तो ऐसा ही होता है कि जब सी वेव्स पानी के अंदर पत्थरों के ऊपर ऐसे मारती रहती है अपना वेव्स, तो क्या होता है? वो बीच में से टूट जाता है और जब वो बीच में से टूटता है तो केव यानी गुफा बनाता है। ठीक है, तो उसे सी केव बोलते हैं। ठीक है, कितना आसान हो गया। अब देखो सी आर्चिस क्या होती है? सी आर्चिस जब वो गुफा बनाया और गुफा में और छेद करेगा, ठीक है, तो उसे क्या बनेगा? सी आर्चिस बनेगा। ठीक है, कितना अच्छा हमारा कितना आसान है समझना। और छेद होगा तो क्या बनेगा? सी आर्चिस बनेगा। आर्च मतलब क्या होता है? मैथ में पढ़ा होगा, कोई ऊपर की गोल चीज। ठीक है, और आपका स्टैक्स क्या होते हैं? मान लो छेद होते गया और वो ऊपर तक छेद हो गया, एक पत्थर में आपने छेद किया और ऊपर तक छेद हो गया, ऊपर तक जब छेद हो गया तो पत्थर अलग हो गया, ये पत्थर अलग हो गया, यानी एक पिलर अलग, एक पिलर अलग, तो जो एक पिलर अलग हो गया उसे ही हम बोलते हैं स्टैक्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल है। और सी क्लिफ, मान लो कि एक पत्थर है, यहाँ का पत्थर ये ढह गया, पूरा गिर गया, तो सी क्लिफ क्या हो गया? ऊपर का हिस्सा हो गया जहाँ लोग जाके फोटो वोटो खिंचाते हैं, तो ऐसी जगह होगी। ठीक है, सी क्लिफ ऐसे हो गया। बीचेस कैसे बनती है? मान लो कि आपकी सारे जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे डिपॉजिट होते हैं और तभी आपकी जो है बीचेस का निर्माण होता है। बीचेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्र तटीय क्षेत्र। ठीक है, वर्क ऑफ पाइप, दो वर्क है। पहला आपका लेक जो ऊपर बनती है, ग्लेशियर लेक, ये क्या करता है?
पहले ग्लेशियर क्या करता है, रिवर जब बनती है, रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड करता है पूरे लैंडस्केप को, बुलडोजिंग टाइप का करता है, सारे सेडिमेंट एक साथ लेके चलता है। अच्छा वो बर्फ बनता है ग्लेशियर की फॉर्म में, ऊपर से जब गिरता है बर्फ बनता है तो क्या होता है बताओ, कि जब वो बर्फ बनता है नॉर्मल होता है तो आगे बढ़ता है, और जब एक गहरी यानी एक खाली जगह के अंदर जाता है तो वहीं पे वो जम जाता है, फिर उसके बाद जब नॉर्मल होता है तो पानी बन जाता है। ठीक है, तो जब वो पानी बनता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेक बोलते हैं, ग्लेशियर लेक। ठीक है, अब ग्लेशियर मोरेन्स क्या होता है, जब मान लो सैंड सिल्ट और सैंड सिल्ट के साथ जब वो आगे बढ़ता है ना, स्मॉल सैंड सिल्ट के साथ, तो वो सारी चीजें अपने डिपोजिट करते रहता है साथ में, और वो नीचे तक आता है और साइड में वो बर्फ जैसा बन जाता है, उसे ही बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। उसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट आपका क्या है, वॉक्स ऑफ विंड, यानी कि जो हवा है, एयर जब चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है, ठीक है, मशरूम रॉक्स, मान लो कि ऊपर एक पत्थर है, पूरा एक पत्थर है रेगिस्तान में, जब इधर से हवा चलेगी तो हवा जब चलती है, देखते हो बाहर जब हवा चलती है धूल मिट्टी मुंह पे नहीं आती है, जल्दी मुंह पे नहीं, पहले पैरों पे जाती है। क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत हाई होता है, और हाई प्रेशर हमेशा नीचे जा रहा है आपका। ठीक है, तो नीचे आ गया, नीचे पैरों तक घूम रहा है, लो प्रेशर ऊपर है। ठीक है, पूरा ऊपर तक आपके मुंह तक लो प्रेशर होता है, विंड का आपका इतना विंड ऊपर फेंकता है। विंड कैसे फेंकेगा, ऊपर मुंह पे फेंकेगा, मुंह पे फेंकने के बाद मुंह से हिलता रहता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है आपके साथ। वैसे ही मशरूम जो है आपका, मशरूम रॉक का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ऊपर से मशरूम जैसे हो जाता है और नीचे से ड्यू टू फ्रिक्शन जो हाई प्रेशर होता है ना, ऐसे मारता रहता है और तोड़ जाता है, तो बीच में एक नैरो डंडी हो जाती है, ऊपर का सरफेस आपका फ्लैट टाइप का ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं मशरूम रॉक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून्स वो होते हैं जब सैंड जो है उड़ उड़ के कहाँ आती है, एक जगह इकट्ठा हो जाती है और एक टीले बना देती है, टीले, उसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। चाइना में एक सैंड ड्यून बना है जिसका नाम है ल्यूजिस। क्या है, ल्यूजिस, जिसके अंदर बहुत से फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कैरी करता है बहुत लंबा डिस्टेंस, तो उसे ही बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म। जो चीजें समझाई है पूरे आपकी एक्सरसाइज में वही चीजें हैं, आप पढ़ लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एयर, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो कि हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है, चुरा के रखती है। उसमें से एक जो गैस है, उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ट्रैप करके रखती है हीट को अपने अंदर, उसी के वजह से हमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वो ट्रैप करके रखती है। और अगर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया, मान लो कि इधर से धुआं निकल रहा है, उधर से धुआं निकल रहा है, इधर से धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, बाइकों से धुआं निकल रहा है, वो धुआं अगर मिक्स हो गया तो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। ठीक है, तो ये चीजें आपके छोटी छोटी मार्क्स में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आपका जो अगर मैं बोलूँ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो आपके पूरे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.93% आपकी आर्गन गैस है पूरे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और 0.4% अदर गैसेस में कंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो गया, 0.04% अदर गैसेस हो गए, 0.03% आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और 0.93% होगा, हाँ 93%, सॉरी 93% आपका आर्गन गैस होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी साइंस की बताई गई है पूरी। तो ये तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत साइंस आ जाता है। हाँ, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होती है, पहली लेयर। ट्रोपोस्फेयर 13 किलोमीटर की होती है, उसमें आपको एयर मिलती है जिससे आप सांस ले सकते हो। ठीक है, सांस ले सकते हो। उसके ऊपर गए स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा कि आप अगर एक्सटेंड होती है कितना तक, 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। सबका दिया कि याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें 3 चीजें आती हैं, पहले आपको क्लाउड दिखेंगे, दूसरा आपको एरोप्लेन दिखते हैं, ऊपर एरोप्लेन उड़ते हैं, तीसरा यहाँ पे आपकी ओजोन लेयर भी होती है, ओजोन गैस की लेयर होती है,
आके मेसोस्फीयर में आके मीटरोइड टूटने लगते हैं, 80 किलोमीटर की होती है। थर्मोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। यहाँ पे आयोनस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, यानी इस लेयर का आयोनस्फीयर भी एक पार्ट होता है। एक बार देख लेना, ठीक है। एक्सटेंड बिटवीन ये कितना तक होता है, 80 किलोमीटर तो हमारा मेसोस्फीयर हो गया। थर्मोस्फीयर 80 से 400 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन भी होता है, यानी रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स भी इसके अंदर आती है। एक्सोस्फीयर सबसे टॉप लेयर होती है, जो कि जहाँ पे जब से एयर ऊपर जाए ना, तो ऊपर जाते जाते एयर एकदम पतली हो जाती है, इतनी पतली, बहुत ज्यादा पतली। और यहाँ पे बहुत पतली पतली गैसेज होती हैं, ठीक है, बहुत हल्की हल्की गैसेज होती है, हीलियम और हाइड्रोजन ऊपर जो है एक्सोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये सारी लेयर्स के बारे में बता दिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, वेदर वो होता है जो आपके डे बाय डे, आवर बाय आवर, ठीक है, चेंज होता है, दैट इज वेदर। क्लाइमेट क्या होता है, जो आपका पूरे साल में, यानी सीजन वाइज जो है, सीजनल वाइज चेंज होता है, और वो होता है आपका क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ही होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होता है, इट इज अ साइंस में पढ़ा होगा, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अब आइसोलेशन क्या होता है, मान लो इक्वेटर पे आपकी जो है सन की रेज पड़ रही है, ठीक है, वो गर्म हो रहा है, वो डिपेंड करता है सन की रेज, मान लो फ्रिजिड जोन ऊपर है, ऊपर नहीं पड़ रही है सन की रेज, तो आइसोलेशन, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है कौन सा हिस्सा गर्म है, कौन सा हिस्सा ठंडा है, तो इट इज द आइसोलेशन, ठीक है। तो ये आपके सोलर एनर्जी पे डिपेंड करता है, आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, पूरी चीजें वही है, सारी चीजें वही दी है, ठीक है। सेल्सियस को किसने बनाया था, एंडर सेल्सियस ने सेल्सियस को बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, एंडर सेल्सियस को। बॉइलिंग पॉइंट आपका वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपका आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आते हैं। तो एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो उसके बारे में जानते हैं। एयर प्रेशर वो प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि हम पे लगता है, लेकिन अभी हमको महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमको एयर प्रेशर लग रहा है। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड प्रेशर है, और दो चीजें जब समान होती है तो दोनों, किसी को मान लो कि आप हो और आपके जैसा कोई एक और लड़का है, उससे आप लड़ रहे हो, आपने उसे एक थप्पड़ मारा, उसने आपको एक थप्पड़ मारा, उससे ज्यादा आप मार पाएगा, नहीं मार पाएगा, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है। वैसे ही होता है ब्लड प्रेशर और एयर प्रेशर के अंदर, ठीक है, दोनों मेंटेन रहते हैं अर्थ के अंदर, सेम होते हैं। लेकिन अगर मून पे जाते हो तो स्पेस सूट क्यों पहनना पड़ता है, क्योंकि स्पेस सूट आप कभी पहनोगे जब वहां पे स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होता, और वहां पे एयर प्रेशर भी नहीं होता, इवन एयर भी नहीं होती, तो आप इसलिए पहनते हो, क्योंकि स्पेस सूट के अंदर एयर प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ताकि आपके ब्लड प्रेशर जो है, वो ब्लड प्रेशर आपके जो है हिल ना पाए, यानी फट ना पाए। ऊपर जाओगे ना तो फट जाएगा, ऐसे जाओगे तो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि मान लो आपका हाथ है, ऊपर कोई एयर नहीं है, ठीक है, कोई है ही नहीं लड़ने वाला, उसको आपने ऐसे हरा दिया, तो जब हरा रहे हो तो ब्लड प्रेशर बाहर आ रहा है ना, ब्लड प्रेशर बाहर आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, अब एक कुछ है ही नहीं तो एक को ही मार दे रहा है, समझे। तो बहुत आसान टॉपिक है। थर्ड है आपका विंड, एक और आपका विंड, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड, जिसको टेम्पररी विंड भी बोलते हैं। परमानेंट विंड आपकी विंड्स होती है जो कि वेस्टर्नाइज एंड ईस्टर्नाइज होती है, वेस्टर्नाइज ऊपर, ईस्टर्नाइज नीचे की साइड होता है, तो ऐसे वो चलती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। कोई चीज लो प्रेशर में है तो वो हाई प्रेशर उसे ले लेगा, तो ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी ये चलती है, ठीक है, जैसे वेस्टर्नाइज और ईस्टर्नाइज विंड। और सीजनल विंड्स क्या होती है, ये विंड्स आपकी जो है रेन लाती है, बारिश लाती है, ठीक है। साउथ वेस्टर्नाइज विंड होती है, साउथ वेस्टर्नाइज विंड आपको पता ही है, ये अगर आती है तो आपके जो हमारे एरिया में मॉइस्चर एयर उधर लेके जाती है, और हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका,
और इंडिया में बारिश आती है, ठीक है। उसमें चेंज होती है, नॉर्थ ईस्ट लाइन्स विंड बन जाती है उसके बाद, ठीक है। सीजन बाई सीजन चेंज होती रहती है। और स्मॉल एरिया में जो होती है लोकल विंड चलती है, इसे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी बोल सकते हो और लू भी बोल सकते हो, ठीक है। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होते हैं आपने साइंस में पढ़ा होगा। लैंड ब्रीज वो होते हैं, पहले सी ब्रीज की बात करते हैं। जमीन जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा होता है, तो दिन में जल्दी गर्म हो गया, ठीक है, डे टाइम में। अब सी से होने वाली, सी के अंदर क्या हुआ, हाई प्रेशर, इधर हुआ लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये जो एयर है पहले ये और ऊपर उठेगी, इवापोरेट होगा, इधर आएगा, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे आएगा और ये एयर इधर जाएगी। वैसे ही रात में उल्टा होता है इसका, जब जो समुद्र है वो बहुत लेट गर्म होता है, जितनी लेट गर्म होगा उतनी लेट ठंडा होगा, उतनी लेट ठंडा होगा तो उतनी लेट कार्य करेगा। तो वैसे इसका सिस्टम होता है, ठीक है। और मॉइस्चर आपको पता ही है, मॉइस्चर साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, जब कोल्ड एयर और वार्म एयर मिल जाती है तो साइक्लोनिक रेनफॉल आती है। क्या आती है, साइक्लोनिक रेनफॉल। कोल्ड एयर में आपके मॉइस्चर होते हैं, कोल्ड एयर आपकी थोड़ी भारी होती है तो नीचे की तरफ आती है आपकी, ठीक है, एकदम सीधे में, और वार्म एयर थोड़ी हल्की होती है तो ऊपर की तरफ आती है। तो वार्म एयर क्या करती है, कोल्ड एयर को आपकी, बस आपका चैप्टर बस थोड़ा सा खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा बचा। वार्म एयर जो कोल्ड एयर को ऊपर की तरफ लेके जाती है, ठीक है, तो इसे साइक्लोनिक विंड बोलते हैं। रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, जो मॉइस्चर एकदम पहाड़ों के साइड ऐसे साथ में करके मॉइस्चर ऊपर लेके जाती है, ऊपर कंडेंसेशन होता है, फिर नीचे आने के लिए प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद कन्वेक्शनल रेनफॉल जो डेली होती है, इवापोरेशन हो गया, फिर ऊपर जाके कंडेंसेशन, ऊपर जाके आपका कंडेंसेशन हो गया, तो फिर प्रेसिपिटेशन हो गया, बारिश हो गई। तो ये आपके प्रोसेस जो होते हैं उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल का नाम दिया गया है। इसकी एक्सरसाइज देखोगे, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर, ठीक है, उसके अंदर इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। टू बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है पूरे एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बता दिया है, वेदर क्या होता है बता दिया है, 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल बता दिया है, एयर प्रेशर बता दिया। एयर प्रेशर क्या होता है, अगर मैंने बता दिया, अगर आपके इधर क्या है, इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पे धरती के अंदर आपके खून के अंदर ब्लड प्रेशर है और हवा के अंदर एयर प्रेशर है, दोनों इस समय लड़ रहे हैं और दोनों ही नहीं जीत सकते। देखो, दोनों ही नहीं जीत सकते, क्योंकि शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है और एयर के अंदर जो एयर प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस वजह से अभी वो बैलेंस हो रहे हैं। स्पेस में, यानी कि मून पे ले लो, मून के ऊपर कोई भी एयर नहीं होती है, कोई भी एयर का पार्टिकल नहीं होता है, वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है मूव करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई एयर नहीं है। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं ताकि उसके अंदर एयर हो और बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है और वो जो एयर प्रेशर है दोनों के अंदर बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और ऊपर अगर मान लो स्पेस सूट ना पहन के जाइए, केस दे दे आपको, एक केस स्टडी आती है, केस स्टडी दे दिया कि मान लो कि आपको ना दे, तो आप क्या करोगे कि आप ऊपर गए तो आपके जो दोनों में लड़ाई हुई, यहाँ पे कोई एयर ही नहीं है और यहाँ पे ब्लड प्रेशर है, तो कोई है ही नहीं, तो उसे ये हरा देगा, कुछ है ही नहीं, कोई लड़ने वाला ही नहीं है जंग में, तो ये बाहर निकलेगा, खून क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, फट जाएगा। कैसे फटेगा, यहाँ से फट जाएगा। तो ऊपर आप जाओगे तो आप देखते हो कई लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, सडनली उनके नाक से भक्त से खून निकल जाता है। खून क्यों निकलता है, क्योंकि ऊपर एयर प्रेशर नहीं होता। नीचे जाओगे तो हाई अमाउंट में एयर प्रेशर होता है। वाटर के अंदर देखा था ना, अभी एक सबमरीन थी, ब्लास्ट हो गई थी, मिली सेकेंड्स के अंदर ऐसे हो गई थी बिल्कुल, तो एयर प्रेशर की वजह से ही हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक